अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और सियासत में हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, पीटीआई से हुकूमत के मुज़ाकरात के हवाले से एक बार फिर बाज़ गश्त है और ज़ाहिर है जगज़ई साहब को इस हवाले से टास्क दिया गया है, उनको मैंडेट दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मुज़ाकरात क्या नतीजा खेज साबित हो सकते हैं, क्या दोनों तरफ से बर्फ पिघलेगी? क्योंकि इससे पहले तो बानी पीटीआई का मौक़िफ़ ये था कि चोर इन डाकू हैं, इनसे बात नहीं करेंगे, इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। लेकिन अब ज़ाहिर है मुज़ाकरात की बात हो रही है और क्या ये मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, कितना नतीजा खेज होंगे, इस प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, बजट के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान मुलाकात हुई और लेकिन इस मुलाकात के बाद भी एक प्रोग्राम में शाज़िया मरी साहिबा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी सीनियर रहनुमा है, उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात जो है वो बेनतीजा उन्होंने एक किस्म की करार दी। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात है नहीं जो यहाँ पर हम बताएं, वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। तो ज़ाहिर है इससे यही मतलब निकाला जा सकता है कि पीपल्स पार्टी को अभी भी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात उनके अपनी जगह पर मौजूद है। ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि हुकूमत की एक और बड़ी अहम इत्तेहादी जमात है, क्योंकि पाकिस्तान भी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है और बजट को स्टेटस को का बजट करार दे रही है। पीटीआई तो ज़ाहिर से मुल्क दुश्मन और पता नहीं क्या क्या बजट कह रही है, उसने तो उसे यकसर मुस्तरद कर दिया है। अब सवाल यह है कि हुकूमत हर सूरत ये चाह रही है कि बजट 28 जून तक मंजूर करवाया जाए। इस हवाले से अपने इत्तेहादियों को बजट तजावीज़ पर कायल करने के लिए ज़ाहिर है कोशिशें भी हो रही हैं और ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी का जो ज़ाहिर बजट है उस पर पीपल्स पार्टी का बुनियादी एतराज़ है क्या। इस हवाले से खबरें ये सामने आई कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें बजट पर एतमाद में नहीं लिया गया और इस हवाले से हमसे कोई बातचीत नहीं हुई। बहरहाल सारी सूरत हाल पर आज ज़रा तफसील से बात करेंगे कि मामलात किस तरफ जाएंगे, हुकूमत के लिए इस चैलेंज से निमटना कितना मुश्किल होगा कि आसानी से हुकूमत जो है वो ये बजट मंजूर करवाने में कामयाब हो सकेगी, और शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात की क्या है अंदरूनी कहानी। सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। बात करने के लिए MPA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं मोहम्मद अंसर इकबाल साहब, उनसे प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंसर इकबाल साहब आपके वक्त, और इसके साथ साथ बैरिस्टर कमर सब्जवारी साहब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कोई एनालिस्ट भी प्रोग्राम में ले सकें ताकि इस पूरी सूरत हाल को एनालाइज कर सके कि ऊंट सियासी ऊंट जो है वो आगे आने वाले दिनों में किस करवट बैठेगा। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA हैं मोहम्मद अंसर इकबाल साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अंसर इकबाल साहब आपके वक्त का। अंसर इकबाल साहब, एक बार फिर इमरान खान साहब से मुज़ाकरात की बात हो रही है, चगज़ई साहब को टास्क दिया गया है, मैंडेट भी दिया गया है। अब ये समझा जाए कि दोनों तरफ से बर्फ पिघल रही है और कोई ब्रेक थ्रू आपको नजर आ रहा है इन मुज़ाकरात में, क्योंकि पहले तो बड़ा सख्त एक रवैया था टूवर्ड्स PTI कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे और अगर करेंगे भी तो ज़ाहिर है ताकतवर हलकों के साथ करेंगे, इनके पास मैंडेट नहीं है, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। अब खान साहब कह रहे हैं कि अपनी कौम के लिए अपने मुल्क के लिए अगर मुझे थोड़ा पीछे भी हटना पड़ा तो हटेंगे। अब मुज़ाकरात बाकायदा तौर पर हम समझे कि इस पे कोई ब्रेक थ्रू मुतवक्के है। वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्रिया जी। अच्छा, इस तरह है कि इमरान खान साहब ने कभी भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। ये फर्स्ट है, वो मुज़ाकरात न करने की बात नहीं कर रहे थे, मुज़ाकरात के हामी थे, लेकिन क्या मुज़ाकरात किए जाए ये इशू रहा है हमेशा से। अभी भी मैं समझता हूँ कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो र्यूमर्स होती हैं, क्योंकि खान साहब तो जेल के अंदर हैं, वहाँ जो भी उनसे मिलता है, जब बाहर आते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें सुनने को मिलती है। अभी मैं इस पे आपको कंफर्म तो नहीं कर सकता कि कुछ डिसाइड हो गया कि इस तरह के मुज़ाकरात को किस तरह लेके चलना है। चगज़ई साहब को टास्क जरूर दिया गया, लेकिन ये बात मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि खान साहब ने कोई सरेंडर किया है कि मुज़ाकरात कर लें जी, पहले मैं नहीं करना चाहता था, अब मैं कर लेता हूँ। नहीं है, वो जो बेफास से बात कर रहे थे कि इनके मुज़ाकरात पाकिस्तान की खातिर में वो करने के लिए हर वक्त रेडी हैं, लेकिन क्या मुज़ाकरात करें। अब कल एक बात सामने आई कि खान साहब ने कहा कि अब नून लीग से मुज़ाकरात क्या करेंगे, अब नून लीग से मुज़ाकरात करेंगे तो उनकी गवर्नमेंट चली जाएगी। जब उनकी गवर्नमेंट चली जाएगी तो वो क्या मुज़ाकरात करेंगे। गवर्नमेंट चली जाने का मतलब ये है
ये मुज़ाकरात में तो ये आएगा कि एक तो हमें जो मैंडेट है हमारा वो हमें दिया जाए। जब मैंडेट दिया जाएगा तो नून लीग की तो टोटल 17-18 सीटें हैं, वो किस तरह गवर्नमेंट रख सकेंगे। सही। बाकी बेगुनाह 9 मई के बेगुनाह लोग हैं जो जेलों में पड़े हैं, उन पे ना कोई मुकदमा चलाए जा रहे हैं, ना कोई एविडेंस है, एक बिल्कुल ही बेबुनियाद मुकदमे बनाए हुए हैं। और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी करा लें, वो सीसीटीवी कैमरे उनकी फुटेज सामने ले। अलग मामला है। तो अंसर इकबाल साहब, आप ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि बानी पीटीआई को बैक टू बैक कुछ अदालती रिलीफ तो मिले हैं, जिससे लगा कि शायद उनकी मुश्किलात में कमी हो जाएगी, लेकिन आपको लगता है कि उनको रिहाई भी मिलेगी? कितनी हद तक पुरुमीद हैं आप? नहीं, इसको रिलीफ किस तरह कह सकते हैं। उन्हें अपना सजाएं दिलवाई गई, उसके बाद वो केस जो सजा के बाद चंद दिनों में हाई कोर्ट में लगने चाहिए थे, वो 2-2, 3-3 माह बाद लगे और 2-2, 3-3 महीने उनकी हियरिंग होती थी। केसेस में तो है कुछ नहीं, वो सैफर केस हो या वो तोशाखाना केस हो या वो इद्दत केस हो, आपके सामने है कि अब इद्दत केस में जज ने फैसला महफूज कर लिया और 1 हफ्ते बाद की डेट दे दी। जब जज साहब दोबारा वो फैसला सुनाने के लिए आए तो जो कुछ हुआ वो सारी कौम ने देखा। देखिए, मैं भी इसको रिलीफ नहीं समझता। ये बिल्कुल मेरिट पे हाई कोर्ट ने जो फैसले किए हैं, नीचे अदालतों पे दबाव डाल के जो फैसले दिए गए थे हाई कोर्ट ने, उसमें मेरिट पे फैसले किए हैं। ये रिलीफ कतई नहीं है। रिलीफ किस तरह हम कह सकते हैं कि एक केस में अब खान साहब अंदर है, इद्दत वाले केस में, और उसका फैसला जो है वो नहीं सुनाया जा रहा, उसको लिंगर ऑन किया जा रहा है और उसमें कुछ भी नहीं है। तो इसमें रिलीफ क्या कह सकते हैं? कोई रिलीफ नहीं है। अभी नया केस बनाने की तैयारी हो रही है। तो सर, अब आपको क्या लगता है, अब ज़ाहिर है गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। बजट को आपने तो ज़ाहिर है, मैं सुन रही थी पीटीआई का मौक़िफ़ तो बड़ा सख्त है कि ये बजट इकोनॉमिक टेररिस्ट इसको कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इसके साथ साथ दीगर जो जमातें हैं, बिलावल भुट्टो भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। फिर जो इत्तेहादी जमात है MQM पाकिस्तान, उनकी जानिब से भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। तो क्या देखते हैं, आपको लगता है कि ये चैलेंजेस इस गवर्नमेंट के लिए बढ़ रहे हैं? पीटीआई का इस पर स्टांस क्या है, स्पेशली अगर ये बजट के हवाले से बात करें, क्योंकि हुकूमत जो है वो बजट 28 जून तक हर सूरत मंजूर करवाना चाहती है, जिसके लिए वो अपने इत्तेहादियों को भी कायल कर रही है। हाँ जी, देखेंगे हुकूमत, तो इसको मैं तो हुकूमत नहीं समझता कि ये तो पेरोल पे कुछ लोग आए हुए हैं। बजट ऐसे नहीं होते। इस बजट को अगर देखा जाए, मैं भी असेंबली मेंबर, जो मैंने असेंबली का बजट देखे, मैं तो यकीन जाने के हैरान रह गया हूँ। एक मिजाज था, वो बजट नहीं था। बजट इन्होंने नहीं बनाया। कोई भी सियासी गवर्नमेंट जो है, कोई भी सियासी पार्टी जो है, वो इस तरह के बजट कतई भी नहीं देना चाहेगी, चाहे जितनी भी उसको कहे बुरी है। ये तो IMF का बजट है, उन्होंने इन पे लागू किया है। अब पंजाब असेंबली में अजीब अजीब बातें की गई उस बजट में कि जिस तरह हम बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है और हम उसमें वो बातें कर रहे हैं, इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। यहाँ तो इंसान को 2 रोटी नहीं मिल रही। अब गुर्बत की लकीर से नीचे कितने लोग आ चुके हैं, उसका भी ख्याल आप ये कह रहे हैं कि सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। ये पता करने के लिए 9.5 अरब उसका बजट रखा है, ये पता करने के लिए कि लोगों के मसाइल क्या है, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकते हैं। और साथ ही ये इसी बजट में पंजाब असेंबली से पेश किया गया है कि ये कहा गया है कि हम एग्रीकल्चर को इतना ज्यादा रिलीफ दे रहे हैं, इतना उसके लिए फायदा वाला बजट है जो तारीख में नहीं आया। उसको जदीद तरीकों से काश्तकारी सिखाई जाएगी, उसको जदीद मशीनरी दी जाएगी। देखिए, मैं अभी काश्तकार जो है, मेरा जो हल्का है वो 70% काश्तकारी पे लोगों का इंतजार है। तो मैं रोजाना अपने हल्के में होता हूँ। जिस तरह काश्तकार की हालत हो चुकी है, अभी ये उनके साथ ये मजाक कर रहे हैं कि हम उनको जदीद टेक्नोलॉजी देंगे। अब उनकी जो पिछली जितनी भी फसलें थी, जितनी भी जिन्स थी, वो उनके घरों में पड़ गई है, उसको खरीदने वाला कोई नहीं है, वो बिक नहीं रही। उसके पास तो अब वो हालत हो गई है कि मैं समझता हूँ कि वो नेक्स्ट जो है उसके पास इतनी गुंजाइश ही नहीं होगी कि वो काम कर सके। तो ये तो सारा मिजाज है। ये बजट क्या है, इसमें
अजीब ही है। सही, ठीक है। अच्छा अंसर इकबाल साहब, वक्त चूंकि कम है, अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब इमरान खान साहब से ज़ाहिर है जो मुलाकातें हो रही हैं उनमें कुछ जो चीज़ें सामने आ रही हैं, या सहाफ़ियों से जो गैर रस्मी मुलाकातें हो रही हैं, वो क़यादत से सख्त नाला हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो ज़ाहिर है जिस अंदाज से कैच कराना चाहिए हुकूमत की कमज़ोरियों को, वो नहीं करा सके। फिर एहतजाज की भी कॉल दी गुज़िश्ता रोज़, उसकी भी कोई हमने नहीं देखी खातिर ख्वाह नताइज। ज़ाहिर हुकूमत की तरफ से भी सख्तियाँ हैं, एहतजाज करने नहीं दिया जाता। लेकिन जो एक असल मकसद है खान साहब का, ये शिकवा है जेल में बैठ कर कि जिस तरह से एहतजाज होना चाहिए, जो हुकूमती कमज़ोरियाँ हैं उनको जिस अंदाज में हाईलाइट करना चाहिए, वो क़यादत का फुकदान नज़र आ रहा है। तो आप एग्री करते हैं इस बात से? मैम किसी हद तक ये जरूर कह सकते हैं कि खान साहब के जेल में होने की वजह से बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं हमारे सामने के जिस तरह शायद इजाजत नहीं की जा रही, लेकिन उसमें भी मैं नहीं समझता कि किसी का कोई उसमें कसूर है। मसाइल ही बहुत ज्यादा है कि बहुत सारी र्यूमर्स, बहुत सारी ऐसी चीजें मैनेज की जाती हैं कि खबरें ऐसी चलाई जाती हैं जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। लेकिन जहाँ तक एहतजाज का ताल्लुक है, आपके सामने इस फाशिस्ट हुकूमत में जिस तरह लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उनके झूठे मुकदमात तय किए जाते हैं। जब अनाउंस होता है कि हम एक पुरअमन एहतजाज करेंगे, फलां दिन के लिए डेट रखी जाती है, तो उससे पहले ही लोगों के घरों से रेड शुरू हो जाते हैं, वर्करों को पकड़ा जाता है, उनके बेगुनाह मुकदमात बनाए जाते हैं, और वो अदालत से उनको रिलीफ मिलता है तो दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो लोग इस हालत में जब इतने मसाइल हों और उसके साथ उनको इस फाशिस्ट हुकूमत का भी सामना करना पड़े, तो मसले जरूर है। इसको मैं एग्री करता हूँ कि उस तरह एहतजाज नहीं कर पा रहे, उसमें पॉलिटिकल जो हम लोग है हमारा भी कसूर होगा, लेकिन वर्कर को भी इस तरह कर दिया गया है कि वो कैसे एहतजाज करे, उसकी तकलीफ बढ़ रही है। और इंशाअल्लाह नेक्स्ट आप अभी 2-4 दिनों में खबर सुनेंगे कि हमने हिकमत अमली तब्दील की है, और उस हिकमत अमली के तहत जब एहतजाज होगा तो वो इंशाअल्लाह इंटरनेशनली पता चलेगा कोई एहतजाज हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अंसर इकबाल साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। और नाज़रीन इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है बैरिस्टर कमर सब्ज़वारी साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बैरिस्टर साहब, अब क्या लगता है आपको, पीटीआई की तरफ से हम देख रहे हैं बानी पीटीआई को अदालती रिलीफ तो मिल रहे हैं, अदालत के अंदर जो केसेस हैं खासकर जो इद्दत निकाह केस है, क्या आपको लगता है कि अब केसेस में उतनी जान बाकी नहीं रही, या आपको लगता है कि अभी भी केसेस में इतना दमखम मौजूद है कि मजीद कुछ अरसे तक बानी पीटीआई जेल में रह सकते हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस पे राय तलब की। जहाँ तक केसेस का मामला है, तो मैं कानून के तालिब इल्म के तौर पर ये समझता हूँ कि केसेस बहरहाल अदालतों ने उनका फैसला करना है, और बानी पीटीआई की रिहाई या उनके मजीद अंदर रहना डिटरमिन करेगा कि उनकी टीम जो है वो किस कदर पेशा वाराना तरीके से उन केसेस को हैंडल करती है और वहाँ मुमकिन बनाती है कि उनकी रिहाई हो सके। तो बजाय इसके कि हमारी ख्वाहिशात पे या के अंदर रहना या बाहर रहना चल सके, लेकिन ये तो होगा कि कितना प्रोफेशनली हैंडल किया जाता है, किस तरह उन केसेस को। ठीक है, नहीं मेरा सवाल असल में दूसरे पैराए पर है कि बहुत सारे केसेस में उनको रिलीफ भी मिला है, और बहुत सारे ऐसे केसेस जिन पे ऐसे लगता था कि शायद मामला बहुत प्रोलॉन्ग हो सकते हैं, वहाँ पर हमने देखा कि उनको रिलीफ मिला है। बहरहाल अब ज़ाहिर है तो कुछ सियासी मंजरनामे पे भी बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं। क्या लगता है आपको, मुज़ाकरात की भी बाज़गश्त हो रही है, इमरान खान साहब से बात कर मुज़ाकरात की भी बातें हो रही हैं, अजगज़ई साहब को टास्क दिया गया है। पहले कहा जाता था अब बानी पीटीआई की जानिब से चोर हैं, डाकू हैं, हम बात नहीं करेंगे, अब वो कह रहे हैं कि मुल्क की खातिर
اس عوام کی خاطر اگر مجھے ایک قدم پیچھے بھی ہٹنا پڑا تو ہٹیں گے، اور مذاکرات کے حوالے سے کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے، اشرف صاحب کو مینڈیٹ بھی دیا گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ دونوں جانب سے برف پگھلے گی، کوئی معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے، کوئی بریک تھرو نظر آتا ہے آپ کو مذاکرات میں؟ میم جہاں تک یہ ہے کہ سیاسی قوت کو بھی اور کوئی بھی الجھن، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی بھی بڑی ایسی چیز ہو تو ہمیشہ معاملات تو بات چیت سے ہی حل ہوتے ہیں. بالکل، تو یس. اگر وہ اس کا اندیا دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ مذاکرات کی طرف جانا چاہیے تو بڑی خوش آئند بات ہے، ملک کے لیے بھی بہتر ہے. تو بہرحال بات تو ہونی ہے، لڑائی تو ہو نہیں سکتی، جنگ تو ہو نہیں سکتی عوام کے ساتھ بھی، کسی بھی فورس کے ساتھ بھی. بیٹھ کر ہی بات کر ہی معاملات طے کرنے ہیں، اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہے، چل نہیں سکتی چیز. ٹھیک ہے. اچھا بیرسٹر صاحب، آپ کو لگتا ہے حکومت کے لیے چیلنجز کافی بڑھ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی نے بھی حکومت سے ظاہر اختلافات کیے ہیں بجٹ کے معاملے پر، ایم کیو ایم بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں بھی تحفظات ہیں، پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو تو اسے عوام دشمن بجٹ کہہ رہی ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت کے لیے اتحادی جماعتیں بھی ایک چیلنج بنتی جا رہی ہیں؟ میم جو نظر آ رہا ہے، کوئی بھی جو سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی ہے، یہ کوئی پارٹی جتنی بھی جس نے کوئی عوام میں وقت گزارنا ہے تو اس سے نظر آتا ہے کہ یہ بجٹ بہرحال ہر ایک کے لیے تکلیف دہ ہے. بجائے اس کے کہ ضرب لگائی جاتی ان عیاشیوں پہ کہ وہ جو ایک ایک بیوروکریٹ کے پاس 4 گاڑیاں ہیں، کسی وزیر کے اسکواڈ میں کتنی گاڑیاں ہیں، ان کو کم کیا جاتا، پیٹرول پہ اخراجات کم کیے جاتے، کوئی انٹرٹینمنٹ الاؤنس کے نام پہ کوئی چیزیں جو لی جائی جاتی ہیں وہ کم کی جاتی ہیں. اس کی بجائے ڈفرنٹ چیزوں پر اور ٹیکس کو انہینس کیا گیا اور پھر یہ وعدہ کیا گیا کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں گے. لیکن جن کو ہم ایک پیور ٹرم یوز کرتے ہیں آسٹیرٹی میئرز، تو اس طرح کے آسٹیرٹی میئرز اس بجٹ میں لیے نہیں گئے. تو ڈیفینیٹلی جن لوگوں نے عوام میں جانا ہے، جن لوگوں نے عوام میں رہنا ہے، ان کے لیے بہرحال اس بجٹ کو سپورٹ کرنا اس طرح بہت مشکل ہے. یہ تو آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے. آپ ملازمین اتنے ہی ہیں، سرکاری پول میں 3.5 لاکھ گاڑیاں ہیں، 3.5 لاکھ گاڑیوں میں پیٹرول ہے، وہ کس لیے چلتا ہے کرتے ہوئے؟ تو وہ ضرب ادھر ڈالنے کی بجائے ٹیکس نیٹ ورک، تو ٹیکس تو آلریڈی عوام، اگر یہ کہہ لیجیے فائلر نان فائلر ہو، عوام تو پھر بھی ٹیکس انڈائریکٹ دے رہی ہے. آپ پیٹرول پہ دے رہے ہیں، آپ بالکل انڈائریکٹ ٹیکس دے رہی ہے، کھانے پینے کی اشیاء پہ دے رہے ہیں. تو وہ چیزیں کرنا اور پھر کہنا جی کہ اب بڑا بجٹ ہم بنا رہے ہیں، تو بہرحال لگتا نہیں کوئی چیز ہم نے سیکھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اوورآل اگر جنرلی بیرسٹر صاحب بات کریں، ویسے تو آپ لیگل ایکسپرٹ ہیں لیکن ظاہر ہے سیاسی معاملات پہ بھی نظر ہوتی ہے، خاص کر جو بیسک عوامی ایشوز ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، بجلی کے بلوں کا آپ صورتحال دیکھ لیں، ایک طوفان ہے پورا سوشل میڈیا پر، جس طرح سے لوگ بات کر رہے ہیں کہ بھائی ہماری آمدن دیکھیں، آمدن سے زائد ہمارے بجلی کے بل آ رہے ہیں، بجلی نظر نہیں آ رہی. آج گرمیوں میں بھی بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، اس باوجود اس کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے پھر یہ حکومت کیسے نمٹے گی اس ساری صورتحال سے؟ اوورآل جو آپ اس وقت انالیسس کریں حالات کا، معاشی حوالے سے جو صورتحال ہے، تو کیسے نپٹے گی گورنمنٹ؟ عوام کیا کرے گی؟ کیا لگتا ہے آپ کے پاس حکومت کے پاس کوئی وے آؤٹ ہے؟ میم حکومت تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو عوام کی مخالف سمت میں ہی کھڑی ہے، اور دوسری بات یہ جو ہے کہ حکومت اپنے بھی مخالف ہی کھڑی ہے. جب تک محترم اسحاق ڈار جیسے مشیر موجود رہیں گے تو انہوں نے پہلے بھی 15 سال 20 سال اس ملک کو بڑی فائنینشیل ایڈوائز دی اکاؤنٹنٹ ہونے کے باوجود. اکاؤنٹنٹ کی اپنی ایکسپرٹیز ہے، بہرحال معیشت چلانا ان کا کام نہیں. اور اب بھی ہر کسی شعبے میں وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، وہ ایکنک کے ممبر بھی ہیں. وہ اللہ کرے کہ ان سے کہیں کہ بھائی آپ محترم، آپ وزارت خارجہ صرف چلا لیں، معیشت چلانے دیں جس کا ایکسپرٹ ہے یا جس کو آپ اس کے لیے لائیں، تو شاید بہتری آ سکے. ورنہ تو ابھی تو حکومت اپنے آپ سے بھی بسرے بیکار لگ رہی ہے اور عوام کے ساتھ تو نظر ہی آ رہا ہے آپ کو بجٹ کے خلاف. ٹھیک ہے. تو سر ویسے کیسز کے حوالے سے تو آپ نے ظاہر بات کی ہے کہ یہ تو مستقبل اب ظاہر ہے عدالتوں نے دیکھنا ہے، اگر وکلا تگڑے ہوتے ہیں یا سپریم کورٹ نے یا ججز نے فیصلہ دینا ہے، تو یہ جو ہمارے جوسٹرکشنز میں بھی نہیں ہے کہ کیا ظاہر ہے اس پر بات کریں. لیکن آپ کو کیا مستقبل نظر آتا ہے؟
اب جیل میں بیٹھ کر بانی پی ٹی آئی شکوہ کرتے ہیں، قیادت سے نالا نظر آ رہے ہیں کہ اس طرح سے جو حکومت کی ویک پوائنٹس ہیں، ویکنس ہے، اس کو جو ہے وہ منظر عام پر اس طرح سے نہیں لایا جا رہا، ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا، قیادت کوئی چھپی ہوئی ہے جو ہے وہ بھی اگر باہر 2-4 لوگ بھی نکلتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان پر کریک ڈاؤن کی سی صورتحال ہے. تو اس سارے ماحول میں کوئی رے آف ہوپ آپ کو ان لوگوں کے لیے نظر آتی ہے؟ میم اس میں عرض یہ ہے کہ پہلے بھی آپ پہلے سوال سے اس کو جوڑتے ہوئے کہ جی ریلیف مل رہا ہے اور کرتے، میم ریلیف ان کو تب مل رہا ہے، ایک تو وہ کیسز جس طرح بنائے گئے وہ مس مینج کیے گئے اور شاید وہ انہوں نے اس کو اس طرح پہلے ہینڈل نہیں کیا، لیکن اب بانی پی ٹی آئی نے یا ان کی جو اب قانونی ٹیم ہے اس نے فیصلہ کیا کہ عوامی جلسوں میں کیس پلیٹ کرنا ہے یا عوام کی عدالت میں اور عدالت میں اور طرح ہے، تو وہ جب ان کو وہ سمجھ آئیے تو ڈیفینیٹلی آپ کو ان کی ٹیم کی کارکردگی بھی بہتر نظر آ رہی ہے. اب آپ کو لگتا ہے بہتر ٹیم ہے جو تبدیلیاں آئی ہیں؟ جی معذرت چاہتا ہوں، نہیں سمجھ آئی بات آپ کی. آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب جو ٹیم ہے جو ساری لیگل معاملات دیکھ رہی ہے اب بہتر طریقے سے لے کر چل رہی ہے اور پہلے جی تبھی ریلیف مل رہا ہے نا جی. کیسز دیکھیے جی، کیسز خواہشات پہ تو نہیں بن سکتے اور اگر بنیں گے جن کو ہم کہتے ہیں آربیٹرینس، تو ان کیسز کا ایسے ہی ہوگا کہ وہ تاریخ کے بھی کوڑے دان میں جائیں گے اور ابھی بھی عدالتیں بھی ان کو کوڑے دان میں پھینک رہی ہیں، کیونکہ عدالت کا کام سزا جزا دینا ہے مٹیریل جو اس کے سامنے ہے. تو جس طرح میاں محمد نواز شریف صاحب کے خلاف کئی کیسز جو ہیں وہ کوڑے دان میں گئے اور اب عمران خان صاحب والے جو ان کے خلاف کیسز بنے کوڑے دان میں جا رہے ہیں، تو اس میں عدالتوں کا کوئی اچھا یا برا کردار ہونا نہیں ہے. ان کے سامنے جو مٹیریل لایا جاتا ہے اس کے مطابق انہوں نے اس کو ایویلیویٹ کرتے ہوئے کیس کو ٹریٹ کرنا ہے. تو آپ نظر میں جا رہے ہیں اگر کوئی جینون کیس ہوگا تو وہ اسٹک کرے گا. اور جینون آپ کو لگ رہے ابھی ہیں ایسے جینون کیس ہیں جو ثبوتوں کی بنیاد پر ان کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں؟ جی ثبوتوں کے ساتھ ساتھ ان کو پریزنٹ کیسے کیا جاتا ہے، وہ آپ ثبوت عدالت میں لاتے کیسے ہیں اور کیسے اس کو ہینڈل کرتے ہیں، جج صاحب کے سامنے کیسے پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میٹر کرتا ہے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر قمر سبزواری صاحب، پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ لیگل ایکسپرٹ ہیں اور پولیٹیکل ظاہر معاملات پر بھی نظر رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک اس حوالے سے ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.